बेटा बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी और मेरी दवाइयाँ चल रही थी, जिसके कारण अपन थोड़े टाइम बाद मिल रहे हैं। बट आज अपन अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी आज ही एमआरआई वगैरह हो गई। उसमें भी है ना, अभी देखो कल तक जो रिपोर्ट आती है। मैंने फिर भी ये करा है कि जो मेरी दवाइयाँ चल रही थी, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी कि अगर उससे नींद आती थी, इसलिए मैं रात की क्लासेस ले नहीं पा रहा था बेटा। बट अब अपनी क्लास इस हफ्ते पूरी रेगुलर करके मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कोर्स जो मैंने कमिट करा है वो कंप्लीट कर लूँ बेटा। ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऐसा हुआ था, पर अब जाके वो रेगुलरिटी से अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने बेटा फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स करा था, उसके सिर्फ 2-3 छोटे टॉपिक्स बाकी थे। बाकी अपन को अब क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है और साथ में आपकी डाउट्स लेनी है। तो आज अपन डाउट्स भी लेंगे और टॉपिक्स को कंप्लीट भी करेंगे बेटा। बस 2 मिनट रुकेंगे। क्या बहुत दिनों बाद है, थोड़ा सा टाइम अपन वेट करके स्टार्ट कर लेंगे। वैसे मैंने मैसेज पहुंचा दिया था ग्रुप्स पे कि आज अपनी ऑनलाइन क्लास होगी। बस 5 मिनट बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला जो अपन टॉपिक भी आज स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी प्रिपोजिटी। उसका अपन प्रूफ भी करेंगे कि उसका फॉर्मूला बना कैसे। बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ, उसमें भी होगा ये बेटा। उसमें तो बल्कि ऐसा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे है, आप कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हो, वो भी आएगा बेटा। क्योंकि मैं कई बार, ये तो क्या, जब 11 दिन की छुट्टियां होती थी ना राज, तब उस 11 दिन की छुट्टियों में ही मैंने कई बार कोर्स कराया है। अब तो ये बहुत सारे दिन की छुट्टियां हैं, इजीली अपना कोर्स कंप्लीट भी होगा। डेली अपना वहाँ पे टारगेट रहता है कि जब वो 10-11 दिन की छुट्टी हो तो डेली अपन 8 से 10 मार्क का करते हैं। फिर लास्ट डे पर अपन टेस्ट भी लेते हैं। दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। यस। एक सेकेंड बेटा बस। मैं 1 सेकेंड में स्टार्ट करता हूँ, शायद वो मैसेज। जल्दी कर। प्रिपिचिटी। प्रिपिचिटी में सबसे पहले अपन को क्या समझना है, ये एक तरीके की तो प्रेजेंट वैल्यू होती है। ये क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू। अब जो प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता था कि टाइम डिफाइंड होता है। प्रिपिचिटी में सिर्फ एक छोटी सी चीज होती है कि आपका टाइम डिफाइन नहीं होता। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। अब प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। यहाँ प्रेपिचिटी में क्या होता है, जब टाइम डिफाइन नहीं होता तो इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हो जाते हैं। जैसे कई सारी पॉलिसीज होती हैं कि यार, पॉलिसीज में कहा जाता है कि आपके मरने के उपरांत आपके फैमिली को इतने टाइम तक ये पैसे मिलेंगे। तो दैट इज नोन एज प्रिपिचिटी। मतलब जिसका टाइम डिफाइन नहीं है, अब आपका टाइम क्या चलता जा रहा है, तो दैट इज नोन एज प्रिपिचिटी। जैसे पेंशन प्लान्स, पेंशन में भी क्या होता है कि यार जब तक आप मरोगे नहीं, जब तक आपको पैसा मिलता जाएगा, तो दैट इज नोन एज प्रिपिचिटीज। अब इसमें अपन काम कैसे कर सकते हैं? जैसे ऑब्वियस ही बात है, हर एक अपन जो पेंशन बनाना चाहते हैं, हर एक के लिए अपन को एक अलग प्रिंसिपल जमा करना है।
हर एक का प्रिंसिपल अलग है। टोटल मिलाकर जो वैल्यू होती है उस प्रिंसिपल की, जैसे P1 P2 P3, हर एक की अप टू इनफाइनाइट तक, वो टोटल मिला के आपकी क्या होती है, प्रोपेचुटी। मतलब आज आप कुछ पैसे जमा करते हो तो आपको पेंशन के रूप में वो तहा जिंदगी वो पैसे मिलते हैं इन रिटर्न, तो दैट इज नोन एज प्रोपेचुटी। अब सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे 1 साल बाद ही 1 लाख रुपए चाहिए, अब उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे जमा करने पड़ेंगे। पर वही 1 लाख रुपए मुझे 2 साल बाद चाहिए तो उसके लिए मुझे प्रिंसिपल कम जमा करना पड़ेगा। और उसी के लिए 1 लाख मुझे अगर 3 साल बाद चाहिए तो उसके लिए प्रिंसिपल और कम जमा करना पड़ेगा। तो हर एक के लिए अलग अलग प्रिंसिपल होगा। जैसे अपना अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला होता था P1 प्लस आई की पावर n, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर करा है। इसमें अगर मैं P निकालूं तो वो हो जाएगा A/1 प्लस आई की पावर n, बेसिक फॉर्मूला। तो P1 के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 साल बाद का है तो आई की पावर 1। P2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई की पावर 2। और P3 के लिए हो जाएगा A/1 प्लस आई की पावर 3 अप टू A/1 प्लस आई की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि टाइम डिफाइन नहीं है लास्ट में। ठीक है, अब अगर इसको मुझे टोटल सॉल्व करना है तो भैया A/1 प्लस आई तो कॉमन आ गया सब में से, अंदर बचेगा क्या, 1, 1/1 प्लस आई की पावर 1, 1/1 प्लस आई की पावर 2 अप टू इनफाइनाइट। अब ये जो सीरीज अंदर बनी ना, दैट इज नोन एज जीपी सीरीज, दैट इज नोन एज जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज में अपन ने क्या पढ़ा है, दैट इज योर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो होता है वो डिनोट होता है ए से, मतलब इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, 1। फिर आपका होता है कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो जो जीपी में डिनोट होता है वो होता है आर से, दैट इज सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/1 प्लस आई अपॉन 1, तो दैट इज 1/1 प्लस आई। सिंपल, बेसिक। अब एस इंफिनिटी का आपने फॉर्मूला जीपी का पढ़ा होगा, A/1 माइनस आर। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरा प्रोपेचुटी का फॉर्मूला बन जाएगा इजीली, जो मैं याद रख पाऊंगा। इसीलिए मैंने सिर्फ ये प्रूफ बताया। प्रूफ ऐसे कोई काम नहीं आता एग्जाम में, बट आपको ये मालूम होता है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि कैसे हुआ। ये हो जाएगा LCM 1 प्लस आई माइनस 1/1 प्लस आई। तो ये और ये कैंसल, 1 से 1 कैंसल, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा P इक्वल टू A/I फॉर एन ऑर्डिनरी एन्युटी। सिर्फ प्रेपोजिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं बताता तो भी आपका काम हो जाता, बट अभी मैंने क्या करा, उसको फिर भी आपको प्रूफ करके दिया है कि वो कैसे और क्यों होता है ना। तो बेटा मेरी बस अब यही कोशिश है, एक्चुअली क्या वो आज भी शायद मैसेज डालने वाला जिसको बोला गया था उसने लेट डाला है, आई एम सॉरी फॉर डिले। बट क्या करें, वो थोड़ा सा इशू चला था। पर इस हफ्ते अब पूरे वीक आपकी रेगुलर क्लास होगी और मैक्सिमम टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अपन कोशिश यही करेंगे कि पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए, मेनली प्रोबेबिलिटी और वो आगे के भी। ठीक है, सबसे पहले प्रोपेचिटी का ऑर्डिनरी एन्युटी का सिंपल फॉर्मूला हो गया A/I। प्रोपेचिटी का अपन ने जो फॉर्मूला बनाया उसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि उसमें टाइम डिफाइन नहीं होता। टाइम कैसे यार, यूं अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालते तो टाइम पर्टिकुलरली डिफाइंड रहता है, यहाँ प्रोपेचिटी में क्या रहता है, टाइम पहले से आपको डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन ने इनफाइनाइट जब टाइम लेते हैं तो उसका फॉर्मूला कैसे क्या बना, प्रूफ पूरा डिटेल में बताया है। अब इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें अपने क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं। सबसे पहले आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। नॉर्मली ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए प्रीपेचिटी का फॉर्मूला होता है A/I। ए आपकी होती है इंस्टॉलमेंट या कहें
जो आपको पेंशन मिलेगी इंस्टॉलमेंट्स में, वो उसकी टोटल वैल्यू रहती है पी प्रिपेचुटी के फॉर्म में। इसी का एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए अपॉन आई। और एक और इसमें होती है ग्रोइंग वाली, आजकल वैसे ग्रोइंग प्रोपेसिटी ली जाती है। क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, आपने मान लो आपको साल भर की पेंशन 1 लाख रुपए मिल रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपका 1 लाख से काम नहीं होगा, तो आजकल लोग ग्रोइंग वाली प्रोपेसिटी होती है। ग्रोइंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने 10% से ग्रोइंग ली तो पहले साल अगर आपको 1 लाख रुपए मिले तो अगले साल 1,10,000 रुपए मिलेगी, 10% बढ़ के। फिर तीसरे साल में आपको और 10% बढ़कर 1,21,000 रुपए मिलेंगे। तो क्या इन्फ्लेशन मीट हो जाएगा तो आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो प्रिपेचुटी में अपन को काम आने वाले। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। अभी 3-4 क्वेश्चन करके अपन इस टॉपिक को एंड भी करेंगे। ठीक है, आप पहले फॉर्मूलेज अच्छे से नोट डाउन कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं इसमें पहले सिंपल एग्जांपल लूंगा, फिर डिफिकल्ट वाला भी कराऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। फर्स्ट वन, आप पहले नोट डाउन कर लो। और थोड़ा सा रिप्लाई देते हुए चलना। चलो, पेज नंबर 595 जो मेरे पास एडिशन है एमएल का, उसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहले फर्स्ट इसलिए ले रहा हूं कि एक बेसिक क्वेश्चन अपन करके देख लें, उसको समझा दूं कि कैसे क्या अप्लाई होता है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस पेमेंट्स ऑफ 1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। मतलब ये 6 मंथली चल रहा है, ध्यान रखना। continuing forever if the money worth 8% per annum compounded semi annually। यहां पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, और आपके पास इंस्टॉलमेंट हो गई 1000। अब मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू की सीक्वेंस, अल्टीमेटली उसने टाइम नहीं डिफाइन करा, कंटिन्यूइंग फॉर एवर लिख दिया, इसका ये मतलब है प्रोपेसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आई निकालूंगा। आई क्या होगा इसका, 8/2 इंटू 100, दैट वुड बी 0.04। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया सबको? अब इसका अगर मुझे प्रोपेसिटी का फॉर्मूला लगाना है, वो भी ऑर्डिनरी का क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ लिखा है एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, क्लियरली मेंशन है। ऑर्डिनरी मतलब एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द पीरियड, और एन्युटी ड्यू मतलब स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब इसका अपना फॉर्मूला है ए अपॉन आई, दैट इज 1000 अपॉन 0.04। बस आपको कैलकुलेशन करना है और आंसर बताना है। दैट वुड बी divided by 4, 25,000। क्या ये क्लियर है? फर्स्ट एग्जाम्पल सबको क्लियर है तो यस लिखो। अपन आगे अब इंपॉर्टेंट वाले पे जाएंगे, एक दो अनसॉल्व भी करेंगे। ठीक है, यस लिखो बेटा। बी एक्टिव इन द क्लास, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही कंसेप्ट बाकी है। जितना एक्टिव रहोगे उतना फायदा होता है बेटा। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इजी था, डायरेक्ट आ गया। एग्जाम्पल थर्ड इसी का, फिर अनसॉल्व के भी करेंगे एक दो क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल थर्ड। एट व्हाट रेट ऑफ इन इंटरेस्ट
will the present value of the perpetuity 500 payable at the end of every 6 months. इंस्टॉलमेंट फिर क्या हो गई 500 every 6 months. B 10,000 और perpetuity दे रखी है इस बार बेटा that is 10,000. ठीक है, अब अपना यहां पर देखा जाए तो I हो जाएगा R अपॉन 2 into 100. मुझे ये R निकालना है, ये ध्यान रखना, ये मैंने इसलिए लिखा है कि लास्ट में आप वो 2 की गलती ना करो, इसलिए पहले से मेंशन कर रहा हूँ. प्रिपिसिटी का अपना फॉर्मूला क्या होता है A अपॉन I, तो दैट इज 10,500 अपॉन I. तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 500 डिवाइडेड बाय 10,000. ये कैंसिल, ये कैंसिल, दैट इज 1/20. I क्या है R अपॉन 2 into 100, दैट इज 1/20. 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो R इक्वल टू आपका हो गया 10%. क्या ये आ गया बेटा? इंपॉर्टेंट बात मैंने इसलिए जानबूझ के पहले लिखा I. मैंने I को क्या लिखा R अपॉन 2 into 100, क्योंकि वो हाफ ईयरली लिखा है, 6 मंथ्स में कैलकुलेट हो रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट बात है. कई बार क्या अपन इसमें इस वाले छोटे से कैलकुलेशन में ये गलती करते हैं कि लास्ट में अपन R/100 ले लेते हैं, जिससे अपना आंसर ज्यादा आ जाता है, डबल आ जाता है. क्लियर है? सबको क्लियर है तो यस लिखो. अपन एक और आगे अपन अनसॉल्व के क्वेश्चंस पे जाएंगे बेटा. जरूरी अपन यही प्रैक्टिस कर लेते हैं, सबसे अच्छा यही रहता है कि मैं यही, इसलिए ये क्लास ही इसलिए हुई है कि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लो, आप यहीं पर अच्छा स्कोर कर लो, और अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा 100%. ज्यादा मेहनत ज्यादा अच्छा. मेरा यहाँ कंसेप्ट ऐसा रहता है कि यार मैं सारे टाइप के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आपको सब करा के भेजूं. यहाँ मेरा मेन यही है बेटा. ठीक है, अब अपन आगे अनसॉल्व पे चलते हैं. एक तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूं, फिर एक दो और कराऊंगा. 9 वाला पहले आप भी ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आपके साथ स्टार्ट कर दूंगा. आप पहले स्टार्ट करो एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि अब इसके बाद मुझे CAGR भी पढ़ाना है. आप पहले क्वेश्चन नंबर 9 करो जल्दी से. मुझे उम्मीद है मैक्सिमम लोग आंसर मेरे से पहले निकालेंगे, क्योंकि मैं 1 मिनट बाद शुरू करूंगा. आप मुझसे पहले स्टार्ट करो और कंप्लीट करो. चल मैं भी स्टार्ट करता हूं. उसने बोला 2,50,000 cash is equivalent to the perpetuity of 7,500 payable at the end of each quarter. What is the rate of interest convertible quarterly? ठीक है, तो यहां पे इसकी perpetuity थी 2,50,000 और आपकी इंस्टॉलमेंट थी that was 7,500 payable quarterly. तो यहां पर I जब मैं लिखूंगा तो that is R upon 4 into 100. 4 क्यों लिया? क्योंकि क्वार्टरली लिखा था. अब यहां पर perpetuity का फॉर्मूला that is 2,50,000 7,500 upon I. तो I आपका हो जाएगा 20 से 20, ये कैंसल, 3 और ये 100. तो I की जगह लिख देंगे R अपॉन 4 into 100, 3/100. 100 से 100 कैंसल, R इक्वल टू 12%. 2-3 लोगों ने आंसर दे भी दिया था मेरे करने से पहले.
दैट इज अ गुड थिंग, मतलब आया सबको। बढ़िया, अच्छा है। थोड़ा सा लैग करता है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत लोगों ने आंसर मेरे से पहले निकाला है, एंड दैट इज अ गुड सिचुएशन कि अब आपको आ रहे हैं क्वेश्चंस और कॉन्फिडेंट हो कि आप ये कर सकते हो। मैं दो क्वेश्चंस और इस एक्सरसाइज के दूंगा, फिर अपन CAGR की तरफ बढ़ जाएंगे बेटा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिफ्थ वाला। जरा फिर से मैं आपको टाइम दूंगा, 1 मिनट का टाइम सफिशिएंट है, आप आराम से इसको मेरे से पहले कर पाओगे और इजीली सॉल्व करके बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन, फिर मैं आपके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। What amount is received at the end of every 6 months forever if 72,000 kept in a bank, 8% per annum compounded half yearly? यहां पे आपके पास प्रिपेचुटी तो दे रखी है, अब इंस्टॉलमेंट इस बार निकालनी है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% हाफ ईयरली। तो आय हो गया 8 2 into 100, 0.04, फॉर्मूला लगाएंगे, 72,000 इंस्टॉलमेंट निकालनी है, 0.04, 72,000 into 0.04, आंसर इज बढ़िया। सबने सही करा था, मुझे लगता है आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर सकते हो, और चाहो तो बाद में आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बस लास्ट करेंगे, फिर ये अपना टॉपिक अपन एंड कर देंगे। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज से, तो वो आप बोल सकते हो बाय प्रेफरेंस लेवल, कि आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। पर मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन रहेगा, दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 8 करो बस लास्ट, इसके बाद अपन CAGR पढ़ेंगे बेटा पहले। उसका भी अपन ऐसा करेंगे, पूरा फॉर्मूला प्रूव भी करेंगे, क्योंकि क्या वो याद रह जाए छोटे छोटे टॉपिक्स, बस प्रूफ से याद कराने की कोशिश है और कुछ नहीं बेटा। What sum of money invested now could establish a scholarship of rupees 5,000 which is to be awarded at the end of every year if a money worth rupees is 8%? तो यहाँ प्रिपेचिटी तो निकालनी है, इंस्टॉलमेंट आपकी 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इस बार एनुअली है, तो दैट वुड बी 8 1 into 100, 0.08। मुझे लगता है मुझसे पहले बहुत लोग आंसर बता देंगे। 0.08, ये हटा, 2 0 आ गए, आंसर वुड बी 62500। बढ़िया, इतनी जल्दी आंसर्स आए मतलब कर लिया है सबने, सफिशिएंट है। मतलब अपना ये वाला टॉपिक एमिटाइजेशन वगैरह ये सब इंस्टॉलमेंट्स हो चुका है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक अपना जो रह गया है, दैट इज CAGR।
हाँ, CAGR को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन शुरू कर देंगे अपन क्लास में। CAGR क्या होता है? कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअली देखो, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। यार, एक कंपनी की फर्स्ट ईयर की ग्रोथ थी 20%। कितनी थी? 20%। पहले साल उस कंपनी ने 20% की ग्रोथ दी, तो वो ग्रोथ हो गई 120। अब फिर उसने ग्रोथ दी 10% की। ठीक है, बढ़िया ग्रोथ है, तो वो हो गया 132। बढ़िया ग्रोथ है। फिर नेक्स्ट ईयर उसकी ग्रोथ आई सिर्फ 5% की। अगर 132 का 5% निकालोगे तो दैट वुड बी 138 समथिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, 138.6। अब मालूम क्या होता है, जब कंपनी को ये ना ऐसा डिटेल में नहीं बताती कि हमारे पिछले 3 साल में हमने एक साल 20% ग्रोथ करी थी, एक साल 10% ग्रोथ करी थी, एक साल 5%, वो ऐसा नहीं बताते। वो ओवरऑल बताएगा कि लास्ट 3 साल में अगर आप हमारा है ना कैलकुलेशन निकालोगे तो दैट वुड बी अराउंड 12% की हमने हर साल ग्रोथ दी है। तो यार, वो ग्रोथ तो एक 12% दे रहा है हर साल की, और यहाँ अपन ने एक्चुअल रेट्स जब देखे तो एक 20%, एक 10%, फिर 5%। तो ये क्या है? वो क्या करता है, एक एवरेज निकालता है, उस एवरेज ग्रोथ को बताता है, दैट इज कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसको निकालने का कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जो 11 से पढ़ रहे हो, उसी से ये बना दिया गया है। अभी आप देखना, अगर कोई आपको बोलता कि यार ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, तो आप क्या बनाते? क्या बनाते? अमाउंट P 1 + I⁴n। इससे आपका एक कॉमन रेट आ जाता। तो इसी को वो मालूम कैसे डिनोट कर देते हैं? यहाँ पे फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया, जो लिखने का तरीका है, कुछ बुक्स वाले लिख देते हैं इसको V0 1 + I⁴n। अब इससे वो फॉर्मूला बना देते हैं, V/V0 = 1 + I⁴n। तो V/V0 that is whole की पावर 1/n 1 + I। अब ये क्या हो जाएगा? V/V0 whole की पावर 1/n -1 = I। अब V/V0 whole की पावर 1/n -1 = R/100। तो ये आपका क्या आ जाएगा? V/V0 होल की पावर 1/n -1 × 100। ये जो R निकलेगा कॉमन वाला, इसी को वो क्या कहते हैं? CAGR। इससे वो बोलते हैं कि हमने तो नया फॉर्मूला बना के दे दिया। कोई नया फॉर्मूला नहीं है बेटा, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ आपको ये समझना चाहिए कि ये आपका जो अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है स्टार्टिंग का। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए अगर क्या एक कॉमन रेट हो सकता है, जिसको आप बोलते हो CAGR। और ज़्यादातर जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ भी नहीं करते। अपन सीधे ऑप्शन से लेते हैं, रेट को अप्लाई करते हैं कैलसी पे 3 बार, जो इसको मैच कर दे वो सही। ये फॉर्मूला कोई नई चीज़ नहीं है। ये आप समझो कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। तो CAGR कोई डिफिकल्ट चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेट करना होता तो मैं V या अमाउंट, एक ही बात है, 138.6/100 करता, पावर में 1/3 करता, -1 करता और इंटू 100 कर देता इसी फॉर्मूले से। तो दैट इज माई CAGR। अराउंड 11.46% कुछ आएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो। और उसमें भी ये जो वैल्यू है ना 1/3 वाली, ये वैल्यू गिवन होगी।
मतलब 1.386 होल की पावर 1/3 की वैल्यू गिवन होगी। ऐसा नहीं कि आपको वहां पे लॉग से करने बैठे, और अगर लॉग से करना पड़ा तो उसकी वैल्यू गिवन होगी, तो आपको वैल्यू 110% गिवन होगी। तो आपके लिए उसको चिंता करने की बात ही नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई करना है। अब अपन क्वेश्चन करके देखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। फॉर्मूला तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। मतलब स्टार्टिंग का और लास्ट का लेना है, लास्ट वाले को ऊपर रखना है, अपॉन में स्टार्टिंग का, फुल की पावर में जितना टाइम दे रखा है 2 साल 3 साल 4 साल, वो भी लेना है 1/n के फॉर्म में, -1 × 100। डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल 6 एक में करवाऊंगा, पर 1 मिनट रुकता हूँ, किसी का लिखना बाकी नहीं रह जाए फॉर्मूला वगैरह ये, फिर मैं करवाता हूँ। 1 मिनट रुकते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स कराता हूँ, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और पुराने पेपर्स देखोगे ना तो वैल्यूज गिवन रहती है, उसकी टेंशन नहीं लेना कोई। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि आपको वहां लॉग यूज करना पड़े। ठीक है, चलो अपन CAGR के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 615, एग्जाम्पल 5, क्या गिवन है पढ़ते हैं। दिवाकर इन्वेस्टेड 20,000 in a mutual fund in a year 2010. The value of mutual fund increased 32,000 in year 2015. इनिशियल में उसने V0 कितना था उसका, वो वैसे वो प्रेजेंट और फ्यूचर लिख के चल रहे हैं, आपकी बुक से ही चलते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी उसकी 20,000, फ्यूचर वैल्यू कितनी थी 32,000। ठीक है, और आपसे कैलकुलेट करना है कि एनुअल ग्रोथ रेट कितने साल हो गए यार, नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, n इक्वल टू हो गया 5 ईयर्स। अब मुझे CAGR निकालना है। डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला क्या होगा, 32,000 अपॉन 20,000 होल की पावर 1/5 -1 × 100। ये बिल्कुल डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था। अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्या कर सकते थे आप, 32,000 ही दिया हुआ है ना ये आपको, कैलकुलेशन जानबूझ के टफ करा है उन्होंने, जरूरत ही नहीं थी इसको। अगर ये 10,000 देता तो इजीली हो जाता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 की पावर 1/5 -1 × 100। हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये जो 1.6 की पावर 1/5 है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी वैल्यू गिवन होगी। अभी तक जो पुराने पेपर्स हैं उसमें इसकी वैल्यू गिवन है। कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे इन्होंने लॉग का कैलकुलेशन करा है ना, ऐसा होता नहीं, ये वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है, आपको उसको रखकर सॉल्व करना रहता है। -1 × 100, ये आपके पास पेपर में मोस्ट प्रोबेबली ये वैल्यूज गिवन होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 9.8%। इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, फिर भी मैं एक लॉग की क्लास जरूर लेता हूँ, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी कह के नहीं आता। कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार इस बार तो उन्होंने लॉग की वैल्यूज दे दी, तो आपको लॉग को इस्तेमाल करना, यूज करना आना चाहिए। तो एक क्लास जरूर अपन लॉग की करेंगे। नहीं बेटा, अभी तक राज आया नहीं है। आप पुराने पेपर्स उठाओगे ना तो मैं हर बार ये साल में एक बार जरूर तैयारी करवा के भेजता हूँ कि लॉग यूज करना है, पर ये एग्जाम में कभी भी यूज हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली मोस्टली वैल्यू दे देते हैं। जब आपको वैल्यू दे देते हैं तो आपको लॉग यूज नहीं करना पड़ता। ये प्रॉब्लम है बेटा, है ना। मैं इसलिए एक क्लास जरूर लेता हूँ कि फॉर अ सेफर साइड आपको लॉग आता है, कि यार अगर आ गया तो मैं कर सकता हूँ, दैट इज अ सी। ठीक है, चल एक क्वेश्चन और करते हैं।
Example 6th. Vikas invested 10,000 in stock of a company for 6 years. उसने इनिशियली क्या करे? इनिशियल मतलब प्रेजेंट वैल्यू 10,000, ठीक है, टाइम 6 years. The value of his investment at the end of the each year is given below. पहले साल बाद 11,000, दूसरे साल बाद 11,500, तीसरे साल बाद 13,000, चौथे साल बाद 11,800, पांचवें साल बाद 12,200 एंड द लास्ट वाज 14,000. अब मुझे बस एक छोटा सा रिप्लाई दो, आपको सारी वैल्यू से मतलब है कि लास्ट वैल्यू से मतलब है? आपको मतलब किससे? आपके लिए काम की कौन सी वैल्यू है? सिंपल, सिर्फ इस बात का जवाब. मैं 1 मिनट रिप्लाई के लिए वेट भी करूंगा. सिर्फ ये रिप्लाई दो, आपको सारी वैल्यू से मतलब है कि सीधे लास्ट वाली वैल्यू से? सिंपल. बिल्कुल सही अंशुल, ओनली लास्ट. या बिल्कुल सही. ये आपको समझ में आना चाहिए. बाकी तो उसने धीरे धीरे ग्रोथ बताई. अब उसके लिए फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई? सिंपल, 14,000. अब मुझे अगर CAGR निकालना है तो दैट वुड बी 14,000 अपॉन 10,000 होल की पावर 1/6 माइनस 1 इंटू 100. खत्म. तो ये हो जाएगा आपका 1.4 की पावर 1/6 माइनस 1 इंटू 100. ज्यादातर उम्मीद करना ये 1.4 की पावर 1/6 की वैल्यू आपको गिवन होगी. डोंट टेक एनी काइंड ऑफ अटेंशन, इसमें वैल्यू ये गिवन होगी. तो ये हो जाएगा 1.058 माइनस 1 इंटू 100. ऐसे आपको सिर्फ अप्लाई करना पड़ेगा. तो आप बोलो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा? ये वैल्यू 100% पेपर में गिवन होगी. पिछले साल के पेपर्स उठा के चेक कर लो. हाँ, वही निकालना बेटा, बिल्कुल सही जवाब. ठीक है, ये आ गया. अब बेटा ऐसा ही आप एक अनसॉल्व का क्वेश्चन और कर दो, क्योंकि सिंपल टॉपिक है, मुझे लगता है आप अच्छे से कर पाओगे. फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे. फिर अपना डेप्रिसिएशन समझना है बस अपन को, और कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ो बेटा. और मेरे को लगता है पढ़ो भी नहीं, आप पहले ट्राई करो बेटा. हाँ, 10th वाले अनसॉल्व में आपको एक दिक्कत आएगी, वो वैल्यू वैल्यू आपको लॉग से ही निकालनी पड़ेगी उस समय के लिए. फिर भी अपन कोशिश करते हैं, आप मुझे बस वैल्यूज की में हेल्प कर देना, मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा. प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 10,000. His yearly invested values are shown in the table given below. And the rate of interest तो निकालना है. ठीक है.
हाँ वो तो बिल्कुल सही है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा आपका 9.4, नहीं 0.94 हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेटर पे तो नहीं कर सकते हैं, लॉग से मैं अभी आपकी हेल्प कर देता हूँ। x मान लिया इसको, तो log x इक्वल टू 1/3 log ऑफ 0.94। 94 की जीरो में वैल्यू बता दो कोई एक जना जल्दी से। 94 की जीरो में 1 बार, क्योंकि एक 94 की जीरो में ये वैल्यू है। अब अगर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका -0.026। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा log x इक्वल टू 89। अब बेटा यहाँ तक आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए ये, तो ये जो वैल्यू चाहिए ना, ये कभी भी ध्यान रखना, जब अपन एंटी लॉग लेते हैं ना, तो एंटी लॉग में मेंटेसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब नेगेटिव हो गया तो मुझे अगर इसको वैल्यू एंटी लॉग की देखनी है तो मुझे इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 बार पॉइंट। बेटा वो लॉग का फंडा तो एक अलग पूरी क्लास होगी, उसमें वो क्लियर होगा, बट अभी इतना शॉर्ट में वो क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आपको पहले का नहीं आता है तो। अब 99 का 1 में बेटा वैल्यू देख के बता दो एंटी लॉग। 99 की 1 में जल्दी से, 99 की 1 में वो होगा बेटा, एक क्लास रखूंगा मैं जो इसमें सिर्फ मैं लॉग बताऊंगा, वो अलग से होगी। अभी के लिए तो बस मुझे ये बता दो 99 की 1 में 9795। अब जब आप ये वैल्यू रखोगे -1 इंटू 100, तो 1 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -0.0205 इंटू 100, तो दैट इज 2.05 नेगेटिव। और आंसर क्या आ रहा है 2.05। परफेक्ट। बट ये क्या है, इतना लंबा प्रोसीजर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ,
कभी एग्जाम में नहीं होता कि यार वो इतना लंबा प्रोसीजर आपसे पूछ ले, ठीक है। तो आपको इसकी बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्लास होगी लॉग की जिसमें लॉग के फंडे क्लियर हो जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि इसकी इसलिए टेंशन लेनी क्योंकि इसकी आपको वैल्यू 110% गिवन होगी। आपको वैल्यू डालनी होगी और सॉल्व करना। अभी तो मैंने आपको निकाल के बताया, ये 110%। ये आपको क्या करेंगे, 0.94 की पावर 1/3 की वैल्यू 0.9795 वैल्यू गिवन होगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये मैंने सेफर साइड एक बार पूरा करके दिखा दिया कि यार आपको कॉन्फिडेंस रहे, ऐसा भी आ सकता है तो कर सकते हैं। इतना करना पड़ेगा। आप सोचो 4 नंबर के क्वेश्चन में वो डबल क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, ठीक है। अब अपना आगे आते हैं। यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन की आपकी 2 मेथड्स है, ठीक है। बस ये 2 मेथड्स के बाद अपना टॉपिक 110% 15 नंबर का ये टॉपिक है जो कि खत्म हो जाएगा। डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल है क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, सबको ये बेसिक वाली चीजें आती हैं। मैं दोनों एक बार डिस्कस कर लेता हूँ और उसे एंड करते हैं। फिर आपकी कोई डाउट्स होंगी तो मैंने कहा था डाउट्स लूंगा, वो टॉपिक अपन फिर डाउट्स अब देखते जाएंगे। अब डेप्रिसिएशन में लीनियर और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये तो आपने अकाउंट्स में हर बच्चे ने पढ़ी है। लीनियर या स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मेथड अकाउंट्स के बच्चे हो तो ये 110% आपको अच्छे से आता होगा। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो गया, क्या है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल। सिंपल है ये तो। स्क्रैप वैल्यू आप समझते हो, समझो आपने आज ना गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, 20 सालों तक चलाई। अब गवर्नमेंट ने बोला 20 साल पुरानी गाड़ी तो आप यूज भी नहीं कर सकते, तो आपकी गाड़ी हो गई स्क्रैप। स्क्रैप में सर्टिफिकेशन में आपको मिले, स्क्रैप की वैल्यू मिली 10,000 रुपये। मतलब आपकी 1 लाख की गाड़ी 10,000 रुपये की हो गई। समझो ये हो गई आपके 20 सालों में। तो आपको सीधा सीधा करना है 1 लाख माइनस 10,000 अपॉन 1 लाख, खत्म। हाँ, इसमें अपॉन में क्या आएगा, एस्टिमेटेड लाइफ आएगी। कितने साल, 20 साल। एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल, वो ये मैंने बोला वो, पर वो लिखने में वैसा हो गया। एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल। अब 20 साल में देखा जाए तो यार 1 लाख रुपए पहले अपन ने कॉस्टिंग लिख ली थी, है ना। माइनस उसका स्क्रैप रह गया सिर्फ 10,000 का, और एस्टिमेटेड लाइफ 20 साल। 20 साल तक तुमने गाड़ी चला ली, चलती है नहीं वैसे। 90,000 डिवाइड बाई 20, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, हाँ या ना। क्या ये डिफिकल्ट है कि इजी था। ठीक है। अब इसके एक दो क्वेश्चन मुझे आप ही करके बता दो, मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी को डाउट आती होगी। जल्दी से, पेज नंबर 619, एग्जाम्पल नंबर सेकंड और थर्ड। जल्दी से, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है सब कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही बेकार सी चीज है ये, आप कर लो। ये सिर्फ मुझे अपना टॉपिक खत्म करना है इसलिए मैंने बताई। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है अब मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउट्स पे जा सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सब टॉपिक्स में कोई दिक्कत आती है किसी को। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने सारे हो चुके हैं। अब आप मेरे साथ इस
चैप्टर की डाउट डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई आपकी डाउट्स हैं तो वो डिस्कस कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे साथ में। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, मैं वेट करूंगा 5 to 10 मिनट्स। अगर कोई डाउट नहीं आती देन वी कैन क्लोज दिस टॉपिक। और अभी रोज क्लास होगी। अगला टॉपिक मैं मोस्ट वाली यही सोच रहा हूँ कि आपके साथ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूं। उसके लिए भी आप वोट्स कर सकते हो, बोल सकते हो कितने जने चाहते हैं कि वही टॉपिक स्टार्ट हो। या तो मैं टाइम बेस्ड डाटा भी चालू कर सकता हूँ जो कि इजी और स्कोरिंग है, अगर आप वो पहले इजी चाहते हो तो। यू हैव टू चॉइसेस, या तो टाइम बेस्ड डाटा कर दो या तो प्रोबेबिलिटी कर दो। बाकी जने डाउट भी पूछ सकते हैं। चैतन्य, यस सर तो ठीक है। यू शुड टेल मी अबाउट योर प्रेफरेंस। प्रोबेबिलिटी ठीक है। नो सर, प्रोबेबिलिटी इज ओके। प्रोबेबिलिटी, अंशुल राय टाइम बेस्ड डाटा, ठीक है, हो जाएगा वो भी। वो तो एक लेक्चर का है बेटा, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है वो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ज्यादा लोगों की। मेरे को लगता है बहुत सारे व्यूअर्स हैं, फिर भी सब जने दे नहीं रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में अराउंड 3 लेक्चर्स से 4 लेक्चर्स लगेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज चलेंगे। दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम भी लगता है और क्वेश्चंस भी लगा लगते हैं। टाइम बेस्ड डाटा ऑलमोस्ट 1 लेक्चर, नथिंग एल्स। अभी किसी और को कोई डाउट्स हैं क्या बेटा? अगर आपकी इस फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स में कोई डाउट है तो पहले आप बता सकते हो, मैं वो डिस्कस करूंगा बेटा। हाँ साक्षी, ज्यादातर बेटा प्रोबेबिलिटी को ही आया है तो मैं उसी को प्रेफरेंस दूंगा बेटा। यूं भी इस वीक में ही दोनों हो जाएंगे बेटा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। फ्राइडे तक मैं यूं भी क्लास लेने वाला हूँ, और इस बार मैं ये ऑनलाइन वाली क्लास मैं संडे को लूंगा, बट टाइम चेंज करूंगा सिर्फ। मुझे नहीं लगता कि दोपहर में भी संडे में किसी को कोई इश्यू होगा मेरे साथ ये पढ़ने में, यूट्यूब वाले में। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतनी देर बाद भी किसी की भी डाउट नहीं आई है। मतलब सबको ये टॉपिक क्लियर है, और मुझे लगता है ये लेक्चर्स बड़े हेल्पफुल हो रहे होंगे सभी को। अगर कुछ भी और लगता है तो आप अपने सजेशंस दे सकते हो बेटा, ठीक है। कल से अपन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 11th की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा रिवाइज करके आएंगे तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल टू यू, ठीक है। बस थोड़ा सा ये बात मान लो कि अगर आप 11th का थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करके आते हो तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। बाकी मैं कल डिटेल में प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा विद क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्लास में हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। अपन क्लास में ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।